नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर प्रतिम दीक्षित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह हम गिरने से बच सकते हैं हमारे घरों में, और यदि हम गिरते हैं तो किस तरह हमारी हड्डी फ्रैक्चर होने से बच सकती है। दोस्तों, शुरुआत करूंगा एक वाक्य से। कुछ ही दिनों पहले मेरे परिचित एक 72 ईयर ओल्ड फीमेल उनके घर पे पाँव फिसलने की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। अगले ही दिन हमने उन्हें ऑपरेट किया और उसके अगले दिन उन्हें चलाना चालू कर दिया। पर पेशेंट को पूर्णतः रिहैबिलिटेट होने के लिए, पूर्णतः अपनी एक्टिविटीज़ में वापस आने के लिए 3 से 4 महीने लग गए। दोस्तों, ये कोई नई कहानी नहीं है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो या फिर ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके परिचित लोगों के फ्रैक्चर हुए, जिनके घर में बड़े बूढ़ों के फ्रैक्चर हुए, और उन्हें भली भांति पता होगा कि इस वजह से होने वाली इंजुरीज अपने आप में कितनी घातक हो सकती हैं। एक सर्वे के अनुसार दोस्तों, 60 वर्ष की आयु के बाद हर 3 में से 1 व्यक्ति अपने घर में गिरता है, और कुछ लोग तो 1 से अधिक बार गिरते हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को अगर भारत की जनसंख्या पे लागू किया जाए तो हमारे देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं फिलहाल जो कि घर पे गिरने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। 2019 के आंकड़ों को देखा जाए तो 2.2 लाख, 2.25 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने इन घरगुती गिरने की वजह से, इन हाउस होल्ड फॉल्स की वजह से अपनी जान गंवाई और स्वर्गवासी हो गए। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम गिरे नहीं, हम सारे मेजर्स लें कि हम गिरे नहीं, और यदि किसी वजह से हम गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी टूटे नहीं। आज के हमारे इस टॉक का फोकस है फॉल प्रिवेंशन। किस प्रकार घर में जो हम गिर जाते हैं उसे रोका जा सकता है, हमारी हड्डियों की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, हमारी हड्डियों का घनत्व कैसे बढ़ाना है। इस बारे में हम किसी और टॉक में कभी और चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कई गाइडलाइंस हैं, कई मापदंड हैं, सुझाव हैं, सजेशंस हैं जो कि निर्भर करते हैं काफ़ी सारे डेटा पे और उससे भी ज़्यादा कॉमन सेंस पे। तो इन सारे सुझावों को, इन सारे सजेशंस को मुख्य रूप में हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है पर्सनल मेजर्स, तीसरा है हाउस होल्ड मेजर्स। फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक रूप से एक्टिव रहना। पर्सनल मेजर्स मतलब हम अपने आदतों में, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में किस तरह बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे गिरने की संभावना कम से कम हो। तीसरा है हाउस होल्ड मेजर्स, मतलब हमारे घर की चीज़ों में हम किस तरह बदल कर सकते हैं जिससे हमारे गिरने की संभावना कम हो। दोस्तों, आइए चालू करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने कहा है, होता है शारीरिक रूप से एक्टिव रहना, गतिमान रहना। फिजिकल एक्टिविटी मैं अपने सारे पेशेंट्स से, स्पेशली जो 60 साल के ऊपर होते हैं, उनसे जिक्र करता हूँ कि ये एक संजीवनी बूटी है। खासकर वह फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस ट्रेनिंग में मदद करती हैं, स्पेशली वो एक्सरसाइजेस जिनसे आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी का जो कोर है, कोर पार्ट है, वो मजबूत होता है और बैलेंस करने में आपको, आपका बैलेंस मेंटेन करने में आपको मदद होती है। ये इस एक्सरसाइज में सबसे ऊपर आता है हमारा भारतीय एक्सरसाइज योगा, योगासन। काफ़ी स्टडीज़ में है ऐसी, काफ़ी नई रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं जो जिनका कंक्लूजन ये आता है कि योगा से डेफिनेटली आपका बैलेंस, आपका पोस्चुरल बैलेंस इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है। और जाहिर सी बात है, जब आपका बैलेंस बेहतर होगा तो आपके गिरने का रेट, गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही कम होती जाएंगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप योगा करते हैं तो नियमित रूप से योगा करना चालू रखें, और यदि आप योगा नहीं करते हैं तो योगा सीखें और चालू करें। दोस्तों, दूसरा आता है पर्सनल मेजर्स। हमारे निजी ज़िंदगी में, निजी तौर तरीकों में, निजी हैबिट्स में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे गिरना हमारा और कम हो जाए।
इसमें सबसे पहले है विजन एंड हियरिंग। 60 साल की उम्र के बाद हम में से हर किसी ने इस बात का उचित ध्यान रखना है कि हमारा विजन मतलब हमारी नज़र और हमारी सुनने की क्षमता, हमारी हियरिंग कैपेसिटी पूरी बिल्कुल अच्छी 100% हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विजन और हियरिंग पे असर पड़ता है। मुख्यतः मोतियाबिंद होता है, डायबिटीज़ से उपज होने वाली अन्य चीज़ें होती हैं, हियरिंग में एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो सकता है। तो उसके लिए यदि आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो तो मेरा सुझाव है अपने आँख के डॉक्टर से, या मेरा मतलब अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, और अपने कान के डॉक्टर से मेरा मतलब अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें एंड मेक श्योर कि यू आर सीइंग एंड यू आर हियरिंग टू दी 100% ऑफ योर कैपेसिटी। आप अपनी कैपेसिटी का 100% सुन रहे हैं और 100% देख रहे हैं। सेकेंड दोस्तों आता है मेडिकेशंस। देखिए, सभी मेडिसिन जिनसे व्यक्ति का बैलेंस जा सकता है उनकी समय समय पर समीक्षा होना आवश्यक है। होता ऐसा है कि 60 वर्ष के बाद काफ़ी सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमें काफ़ी सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक ही टाइम पे अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग चीज़ों के लिए दवा लेता है। इसके लिए पॉलीफार्मेसी शुड बी अवॉइडेड। ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर को पता नहीं कि वो दूसरे डॉक्टर की तरफ से क्या दवाइयाँ ले रहा है, और उन दोनों की प्रिस्क्राइब करने वाली दवाइयाँ आपस में रिएक्ट करें और व्यक्ति का बैलेंस जाए, उसकी वजह से उसे कोई इंजरी हो जाए। इसके लिए पॉलीफार्मेसी, जैसा मैंने पहले कहा, शुड बी अवॉइडेड। एंड यदि आप मल्टीपल ड्रग्स लेते हैं, यदि आप मल्टीपल दवाइयाँ लेते हैं, तो 1-2 साल में एक बार ज़रूर अपने फिजिशियन से इसकी समीक्षा कराएं कि किस ड्रग को, किस दवा को चालू कर रखने की आवश्यकता है और किस दवा को बंद किया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, हम कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन या फिर पोस्चुरल गिडिनेस। हमारे घर में जो 60 वर्ष के ऊपर लोग होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है जब वो लेट के सडनली उठते हैं, लेट करके होते हैं और अचानक उठते हैं, जब बहुत देर तक वो बैठे होते हैं और अचानक उठ के चलना चालू कर देते हैं, तब उन्हें चक्कर आता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा ये एडवाइस है, गो स्लो। कोई भी काम के लिए अचानक भागने की, अचानक उठने की, अचानक हड़बड़ी में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा और इससे आपकी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गो स्लो। यदि आप लेटे हैं तो धीरे से उठें, आधा मिनट बैठें और फिर धीरे धीरे चलना चालू करें। चौथा है दोस्तों सप्लीमेंट्स। खासकर महिलाओं में माहवारी बंद होने के बाद और पुरुषों में 60 साल की उम्र के बाद हमारे देश में, हमारे इलाके में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना आवश्यक है। खासकर वो लोग जो मांस का सेवन नहीं करते, जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, ऐसे लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन और भी अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर जो मांसाहारी भोजन से हमें विटामिन डी एंड कैल्शियम मिलता है वो शाकाहारी भोजन से कम मिलता है। पांचवा चीज़ है दोस्तों क्रेन्स एंड वॉकर्स। केन्स एंड वॉकर्स, लकड़ी और वॉकर का सपोर्ट। ऐसा बहुत बार देखा है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मेरे मित्रों से जब मेरी बात होती है तो मैंने देखा है, जब मैं अपने घर में बात करता हूँ, घर में जब लोगों से, मेरे घर वालों से, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से इंटरेक्ट करता हूँ, तो हमारी सोसाइटी में 70 साल के ऊपर के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा एवर्जन है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बहुत ज़्यादा नीचा महसूस होता है जब वो सपोर्ट से चलते हैं, जब वो लाठी से चलते हैं, जब वो काठी पकड़ के चलते हैं या वॉकर से चलते हैं। दोस्तों, ये सिचुएशन को जेंटली और एप्टली हैंडल करना बहुत आवश्यक है। उनको यह एहसास दिलाना आवश्यक है कि हर व्यक्ति की अलग अलग शारीरिक क्षमता होती है, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में और अलग अलग उम्र में। व्यक्ति जो कार्य 25 साल की उम्र में कर सकता है वह 50 साल की उम्र में नहीं कर सकता, 75 साल की उम्र में नहीं कर सकता, और उसे उस कार्य में सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो हमारे आपके घर वालों से बात करें, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको काठी यूज़ करने से या फिर वॉकर यूज़ करने से परहेज है, उन्हें समझाएं इस बात से, और
मेक श्योर कि वो ये चीज़ यूज़ करें जिससे उनके गिरने की संभावनाएं और कम हो जाए। मित्रों, छठा है अवॉइडेंस ऑफ डेंजरस एक्टिविटी। अब मैं अपने खुद के पिछले दोनों पेशेंट्स की बात करूं तो वो दोनों पेशेंट्स ऐसे थे जो घर में सफाई करते वक्त एक स्टूल पे चढ़ के कुछ चीज़ निकाल रहे थे और वो स्टूल किन्हीं कारणवश गिर गया, उन्हें पैर का फ्रैक्चर हो गया और इस कारण पूरा उनको अपने कार्य में वापस आने के लिए 3-4 महीने लग गए। दोस्तों, जब हम यहाँ अवॉइडेंस ऑफ डेंजरस एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कोई स्कीइंग या स्केटिंग या फिर फुटबॉल प्ले करने की बात नहीं करते। हमारे घर में जो डेंजरस एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बहुत बार करते हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत बार हम जो घर में मेकशिफ्ट लैडर होता है, जो छोटी सीढ़ी होती है, हम उस पर चढ़ जाते हैं कोई चीज़ निकालने के लिए। बहुत बार जो हमारे कमज़ोर स्टूल होते हैं, जो स्टूल्स हिल रहे होते हैं, वो उस पर चढ़ जाते हैं। इवन मेरे एक पेशेंट थे जिनके घर में उनकी बेटी की संगीत की तैयारी में वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके रिहर्सल के वक्त वो दुर्भाग्यवश गिर गए, उन्हें फ्रैक्चर हो गया। तो नए डांस स्टेप्स भी ऐसे ट्राई न करें जिनसे आपको गिरने की संभावना हो। और एक्सट्रीम योगा पोस्चर्स, जो फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं उनका जो एक्सट्रीम योगा पोस्चर्स वो करते हैं वो कई साल की मेहनत के बाद होता है। एक्सट्रीम योगा पोस्चर्स न करें, एक्सट्रीम योगा एक्सरसाइजेस न करें, इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। रूटीन एक्सरसाइज जितना आपकी बॉडी की क्षमता है उतनी ही करें, अपनी क्षमता की सीमाओं को पहचानें और उसके अनुसार एक्सरसाइजेस करें। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल मेजर्स और तीसरा आता है होम मेजर्स। हमारे घर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमें और हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके गिरने की क्षमता और कम हो जाए, जिस कारणवश उन्हें कोई हड्डी की मार न लगे, हड्डी का फ्रैक्चर ना हो। दोस्तों, पहला आता है कि नो स्लिपरी फ्लोर्स। जब घर में टाइल्स लगाएं तो टाइल्स का चुनाव करते वक्त यह आवश्यक हो कि वो टाइल्स पे व्यक्ति फिसले ना, इस प्रकार की टाइल्स चूज़ की जाए। दूसरा है, जब भी घर में पोछा लगाया जाता है, जब भी घर में फ्लोर को साफ़ किया जाता है, तो भी इंश्योर करें कि उस पे पानी कम से कम वक्त के लिए हो ताकि कोई उस पे फिसले ना। तीसरा है, जो हमारा पायदान होता है घर पे, उसे भी यदि वो जल्दी फिसलने वाला हो, यदि वो लूज हो, जो ज़मीन पे न चिपकता हो, तो ऐसे पायदान भी अवॉइड करें। चौथा है, जो कारपेट्स होते हैं, हम में से कई लोगों के घर में कारपेट होते हैं। जब कारपेट पुराना होने लगता है, जब वो वॉर्न आउट हो जाता है, तो भी उस पर फिसलने की संभावना जो है हमारी बढ़ जाती है। पांचवा है लाइटिंग। इंश्योर करें, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमारे घर में उचित लाइटिंग बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे घर में उचित लाइटिंग नहीं होगी तो हमारे गिरने फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये विशेष रूप से सच है हमारे बड़े बूढ़ों के संदर्भ में। इसके लिए लाइटिंग का उचित ध्यान दिया जाए। दूसरा, और एक चीज़, जो हमारे घर में टॉयलेट्स होते हैं, जो हमारी नहाने की जगह होती है, जो हमारा बाथरूम होता है, खासकर हमारे घर के सीनियर सिटीजन्स के जो बाथरूम एंड टॉयलेट होते हैं, उसमें उचित जगहों पे हैंडल लगे होने चाहिए जिससे उनको उनकी टॉयलेट सीट से उठने में आसानी हो, बिल्कुल बराबर उठ पाएँ। इन केस उनका बैलेंस जाता है उठने के दरमियान, तो वो उसको पकड़ के अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, जिससे उनको इंजरी ना हो और इंजरी की संभावनाएं मिनिमाइज़ की जाए, कम की जाए। यदि वो बाथरूम में फिसलते हैं तो भी उसको पकड़ के वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए भी ये चीज़ कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, हमारी इस आत्म स्वास्थ्य की जो तलाश है, लंबा और निरोगी जीने के लिए हमारी जो कोशिश है, उसके लिए जैसा मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ, ये आपको आपके माइंड पे स्ट्रेस ऑन कर रहा हूँ कि हमें गिरना नहीं है, हमें फिसलना नहीं है घर पे, और यदि हम फिसलें तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी हड्डी न टूटे,
इसके लिए जो भी मैंने उपरोक्त चीज़ें आपको बताई उसका ध्यान दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थैंक यू।